जींद उपचुनाव की खबर के साथ बता दें कि जींद उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन और इसी बीच अंशुल सिंगला ने रणदीप को समर्थन देते हुए नाम वापस ले लिया। कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कंडेला गांव में इनेलो और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। सुरजेवाला ने लोगों को कंडेला कांड की याद दिलाई। बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है और कांग्रेस जोड़ने का काम करेगी, ये दोहराते हुए रणदीप सुरजेवाला ने अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अंशुल सिंगला के आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है। जींद में कंडेला खाप ने भी आशीर्वाद दिया है। जींद के विकास की लड़ाई लड़ेंगे, सुरजेवाला ने यह बात दोहराई। जींद उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और इसी दिन अंशुल सिंगला ने अपना नाम वापस लिया। रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देते हुए अपना नाम वापस लिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कंडेला गांव में इनेलो और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए लोगों को कंडेला कांड की याद दिलाई। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला अंशुल सिंगला के नाम वापस लेने को एक बड़ी मजबूती के तौर पर देख रहे हैं और खास तौर पर जख्मों को एक बार फिर से कुरेदने की बात, कंडेला कांड को याद दिलाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए शारदा, जो अंशुल सिंगला है वो पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे हैं। यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस चीज का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जो अंशुल सिंगला है उन्होंने टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय अपना नामांकन यहाँ पर भरा था और उसी बात को लेकर जो है आज, हालांकि 14 तारीख नामांकन वापस लेने की आज तारीख है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दांव खेलते ही उनको मनाया है, क्योंकि जिस दिन से उनको टिकट मिली है, जितने भी जो नाराज उम्मीदवार हैं, प्रमोद सहवाग की बात करें, रघुवीर भारद्वाज की बात करें, अंशुल सिंगला की, सारे के उम्मीदवार थे और टिकट की लाइन में थे, सभी को मनाया है और सभी के घर गए हैं। और आज सभी जो रूटों को मनाने के बाद उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और एक पूरे जो इस उपचुनाव को, रणदीप सिंह सुरजेवाला उपचुनाव को जो है लेकर चल रहे हैं। कंडेला गांव से अपना जो है उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और वहां पर एक फिर से अपने 2 निशाने साधे हैं। वही लोगों को कंडेला कांड की याद दिलाई है कि में जो सरकारी नलों ने कंडेला कांड करवाया था और जो है बीजेपी पर भी जमकर पड़ते हैं कि बीजेपी जोड़ने की राजनीति करती है तो कांग्रेस जोड़ने की राजनीति करेगी। हालांकि जो दिग्गज हैं वो भी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह की बात या फिर कृष्ण बेटा बीजेपी की बात करें, सभी चुनाव प्रचार अभियान में अपने जुट गए हैं और फिलहाल जो है ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, जिनका बहुत दिलचस्प और बहुत खास होता दिखाई दे रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं सभी ने अपने आईटी सेल, मीडिया रूम, मीडिया सेंटर और अपने वॉर रूम स्थापित कर दिए हैं। हर गतिविधि पर तमाम राजनीतिक दल नजर रख रहे हैं और चुनाव को जीतने के लिए कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस चुनाव में दिग्गजों को उतारा गया है उसमें तमाम फैक्ट्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बात हम जातिगत समीकरणों की करें तो ये एक अलग फैक्टर बीजेपी लेकर चल रही है कि जाट वोटर्स बटेंगे, जाट वोट बटेंगे। इस लिहाज से भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर हम लोगों में बात करें, मुद्दों की जो हवा है वो हावी है या फिर जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं ज्यादा देखे जा रहे हैं? देखिए, ये जब अगर हमने बातचीत भी की तो लोगों का ये कहना कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये चुनाव मुद्दों से कहीं दूर जो है कास्ट बेस्ड होता जा रहा है, जाति पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस प्रकार जो तीनों मुख्य पार्टियां हैं उन्होंने जो है जाट उम्मीदवार पर अपना कार्ड खेला तो बीजेपी ने गैर जाट कार्ड खेला। जिस प्रकार जो मेयर के चुनाव हुए थे अभी, उनमें भी गैर जाट कार्ड खेला गया था, ठीक उसी तर्ज पर इन्होंने अपना जो है गैर जाट कार्ड यहाँ पर खेला है। मुद्दों की बात होनी चाहिए कि चाहे वो एजुकेशन का हो, उद्योग का हो, रोजगार का हो, सड़कों का हो, पानी का हो, किसानों का हो, लेकिन उस प्रकार के मुद्दों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो टीका टिप्पणी है, आरोप प्रत्यारोप है, वो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं जो पूरा चुनाव है एक जातिगत समीकरणों पर टिका हुआ है, क्योंकि सभी जो दिग्गज हैं यहाँ पर जाति को ध्यान में रखकर अपना जो है चुनाव की रणनीति बनाते दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 1,70,000 के आसपास वोट हैं, इसमें 1,07,000 ग्रामीण जो है शहरी वोट हैं और 62,000 जिसमें ग्रामीण वोट हैं। 45,000 जो वोट हो जाट समुदाय के आसपास है। बिल्कुल विजेंद्र, कहा जा सकता है कि ये तमाम दिलचस्प पहलू है जिनकी वजह से जींद उपचुनाव पर असर पड़ेगा और नतीजों में भी वो असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जींद उपचुनाव दिलचस्प हो गया है, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन और इसी बीच आपको ये दिखाते हैं कि उपचुनाव की 10 बड़ी बातें क्या हैं। दरअसल जींद उपचुनाव में तीनों पार्टियों की बात करें, यानी कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला
और जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय दोनों बाहर से आकर इनमें चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला का ये पहला विधानसभा चुनाव है। उधर रणदीप सुरजेवाला पहली बार जींद से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बात अहम है कि पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता किसको समर्थन देते हैं। उधर बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को टिकट देकर पंजाबी कार्ड खेला है। एक और पहलू यह है कि जाट वोट बैंक बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। खास बात यह भी है कि जींद में 1972 के बाद से आज तक कोई जाट उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया। जींद में टोटल वोट की बात करें तो 1,70,000, जिसमें शहरी वोट 1,07,000, ग्रामीण वोट लगभग 62,000 है। जातिगत समीकरणों के हिसाब से अगर जींद के उपचुनाव को समझना चाहें तो जाट वोट लगभग 45,000 है, ओबीसी 46,000, एससी 38,000, ब्राह्मण 12,000, पंजाबी 12,000, बनिया 11,000, वहीं मुस्लिम और अन्य की बात करें तो 5,000 के करीब है। तो जाट वोटर्स बीजेपी का समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। खाप नेता टेकराम कंडेला पार्टी से नाराज चल रहे हैं। टिकट न मिलने से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और बीजेपी से नाराजगी जताते हुए उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वादा खिलाफी की है बीजेपी ने, टिकट के वादे से मुकर गई है बीजेपी। टेकराम कंडेला पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों के लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दुष्यंत सुरजेवाला, अभय चौटाला ने मुलाकात की है, समर्थन की बात कही है, लेकिन वो बीजेपी से खासतौर पर नाराज हैं। 16 जनवरी को बैठक करके अगला फैसला लेंगे। जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चौपाल सज चुकी है। सभी पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में हैं और क्या मूड है जींद का, ये जानते हैं। हमारे साथ टेकराम कंडेला हैं, बड़े खाप लीडर हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। टिकट के दावेदार थे, लेकिन कंडेला जी को टिकट नहीं मिली। फिर भी क्या सोचते कंडेला जी इस चुनाव को लेकर, उनसे जानते हैं। कंडेला साहब, पहले तो हमें बताइए, जींद विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं और आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, जींद विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है ये हरियाणा की राजनीति का आगे का भविष्य तय करेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। तो कंडेला साहब, आप भी टिकट के दावेदारों में थे, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, इसको कैसे देखते हैं आप और अपनी दावेदारी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन टिकट न मिलने से मैं इस टाइम घर ही बैठा हूँ। किसी के मेरे पास सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं और आगामी रणनीति के लिए हम कोई मीटिंग बुलाकर अपने जींद हल्का के और जला के जो हमारा जन कल्याण मंच है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हरियाणा में भी सारा फैला हुआ है, उसके लिए हम आगामी मीटिंग की कोई तारीख तय करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। तो टेकराम कंडेला है, खाप नेता। टिकट ना मिलने से मायूस जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। अंतिम निर्णय जरूर लेंगे, लेकिन एक बात तय है, टेकराम कंडेला की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है कि उनसे लगभग हर पार्टी ने संपर्क किया है, समर्थन मांगा है। जींद से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज 18 हरियाणा। वहीं जींद की जंग में जुबानी जंग जारी है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला विरोधियों के निशाने पर है। आखिर वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हरियाणा की सियासत की हैं। मुलाकात दो बड़े सियासी दलों के दो वरिष्ठ नेताओं की है। मुलाकात में क्या बात हुई वो भी जग जाहिर हो चुकी है। इस बात में सभी का फोकस एक शब्द पर गया, वो था कांटा। ये कांटा कौन है, किसके लिए कांटा शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस कांटे के मायने बताए हैं। रामविलास जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। हमारी सहानुभूति एक अजीज और उनके छोटा होने के तौर पर उनके साथ है। इसलिए कई बार वो भाषा की मर्यादा भूलकर इस प्रकार की बातें करते हैं। उसका सटीक जवाब हुड्डा साहब ने उन्हें वापस दे दिया। हम तो यही कहेंगे कि जो ये मामला कांटे वाला है, प्रदेश की जनता पीड़ा में है और जनता असली कांटा निकालेगी और इसी चुनाव में निकालेगी।
हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि सुरजेवाला उनके अजीज हैं। सुरजेवाला हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्यों नहीं मेरा अजीज है वो। विपक्षी कह रहे हैं कि जी विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, बलि का बकरा बना दो। विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं है यार, उनकी क्या बात है। कांग्रेस के विरोधी दल सुरजेवाला को जींद की चौधर का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे कांग्रेस में नेताओं का टोटा करार देते हैं, तो वहीं अभय चौटाला ने तो सुरजेवाला को किसानों के लिए कलंक तक बता डाला। बड़ी हंसी की बात है ये एक प्रकार की कि आज तक हमने ये तो सुना था कि किसी बाई इलेक्शन में यदि विधानसभा का हो तो सांसद उतरता था, कहीं लोकसभा का बाई इलेक्शन हो तो विधायक उतरता था, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में विधायक उतर जाए, इससे बड़ा टोटा कोई हो नहीं सकता कांग्रेस के पास। सुरजेवाला जो है, जो आज विकास की बात करता है, आज वो आके हरियाणा की बात करता है, विकास की बात करता है, वो व्यक्तित्व तो प्रदेश के ऊपर एक तरह से कलंक है, खास करके किसान के नाम पे तो 100% कलंक। बहरहाल जींद की सियासी हवा देखकर यही लगता है कि ये उपचुनाव सुरजेवाला सेंट्रिक हो गया है, जहां विरोधी तो उनके हराने के पैंतरे आजमा ही रहे हैं, अपनों को भी उनकी जीत का खौफ सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको मुख्तसर से दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यहां पर मौजूद। मैं बधाई देना और ऐसे भाई महान सिंह जी ने, बाकी सिंह शहीद हो गए, गुरु साहब ने उसको बेनती की थी कि साडा विदावा पा दो। माई भागो जी हिंदुस्तान में पहली बीबी है, पहली माता है जिन्हें आप हाथ से तलवार लेके लड़ाई लड़ी। फिर रानी और झांसी उन्हें लड़ाई लड़ी। इस चीज का भी सानू बहुत बड़ा फख्र है। थानू ये जान के खुशी होगी कि माई भागो जी के नाम से मोहाली विच एक यह अदारा खोलिया जिथे बीबियां लड़कियां ਜਿਹੜੀਆਂ फौज में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन अफसर बनना है, उत्थे ट्रेनिंग दी जाती है। वो माई भागो जी के नाम से इंस्टीट्यूशन खुले। वीरो जबर जुल्म ते बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना सानू गुरती विच मिले। गुरु साहबान ने आप कुर्बानियां दी है। साहबान ने बाबर का समा सी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस जमाने में कोई हो जे राज के खिलाफ नहीं बोल सकते सन, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा बाबर जाबर राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगान बैठे सुते। ते श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं बाबर दियां काल कोठियां भी रहना पिया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत, वो भी जुल्म ते जबर के खिलाफ। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जबर जुल्म के खिलाफ। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारा संबंध पाता जबर जुल्म के खिलाफ से बेइंसाफी के खिलाफ। इसलिए श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा गुरु साहिबान के दसे हुए रस्ते पे चलता है, जो भी देश से कोई भीड़ पई है, कोई लड़ाई लड़न का वेला है, सूबे के हकों लई राखी लई या देश के हकों की राखी लई, तो श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्करां ने, हमदर्दां ने कदे किसी कुर्बानी तो पीछे नहीं हटे।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੋਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ